So in the last class, we had talked about the constituent particles, that is atoms, molecules, ions, and we had talked about the substance. We talked about the average atomic masses. हमने उसकी बात की थी. अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितनी तरह के हैं, कौन से हैं, उसके हिसाब से हम मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे. जब मैटर के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो इसको हम दो हिस्सों में मेनली डिवाइड कर देते हैं. पहला हिस्सा कहलाता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा कहलाता है मिक्सचर्स. So we have the pure substance and the mixtures. अब प्योर सब्सटेंस के अंदर हमारे पास दो कैटेगरी हैं. एक है एलिमेंट्स और दूसरे हैं कंपाउंड्स. जब हम मिक्सचर्स की बात करते हैं तो वी हैव अगेन टू कैटेगरी. वन इज कॉल्ड होमोजेनस एंड वी कॉल एज हेट्रोजेनस. बिफोर वी गेट एनी फर्दर, हमें सबसे पहले एक चीज डिफाइन करनी है. दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ फेज. फेज. तो जब हम फेज की बात करते हैं तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेज. ठीक है, डेफिनेशन लिख लीजिए. फेज इज phase is the part of the system having definite boundaries, part of the system having definite boundaries within which the constituents cannot be distinguished. The constituents cannot be distinguished. कहने का मतलब यह है कि विद इन अ फेज, ये भी लिख लीजिए, विद इन अ फेज all intrinsic properties within a phase, all intrinsic properties such as density, refractive index, color composition, remain constant. ठीक है. तो फेज एक ऐसा रीजन है जहां पर हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. वो पूरा यूनिफॉर्म दिखाई देता है. So that is what we term as a phase. Clear?
द सिस्टम विच हैव ओनली वन फेज इन देम, मतलब कि उसके अंदर एक ही बाउंड्री है और उसके थ्रू आउट हमें बीच में कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा, पूरा यूनिफॉर्म है. द सिस्टम विच कंटेन ओनली वन फेज आर कॉल्ड होमोजेनस सिस्टम्स. ठीक है. The system which contain only one phase are termed homogeneous system. Clear? And quite obviously, जिसमें एक से ज्यादा phases हैं, they are called heterogeneous systems. ठीक है. These are called heterogeneous system. अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स हो या कंपाउंड्स हो, दे आर ऑलवेज होमोजेनस. तो इसलिए हमें यह बोलने की जरूरत नहीं कि प्योर सब्सटेंस होमोजेनस है हेट्रोजेनस है. होमोजेनस हेट्रोजेनस सिर्फ हम मिक्सचर्स की बात करते हैं. तो प्योर सब्सटेंस के लिए होमोजेनस और हेट्रोजेनस की हम बात करते ही नहीं है, क्योंकि प्योर सब्सटेंसेस हमेशा होमोजेनस ही होते हैं. ठीक है. अब ये तो हमने फेज की बात कर ली, हमने होमोजेनस हेट्रोजेनस की बात कर ली. अब सबसे पहले चलो अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की. हमने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात की थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करते हुए हमने तीन तरह के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात की थी. वन पार्ट वाज एटम्स, दूसरा था मॉलिक्यूल्स, और जहां पे एटम्स को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ले नहीं सकते, मॉलिक्यूल डिफाइन नहीं कर सकते, वहां पे हमने यूज किया था फॉर्मूला यूनिट. ठीक है. अब चलिए हम प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन बता देते हैं. राइट द डेफिनेशन ऑफ अ प्योर सब्सटेंस. अ सब्सटेंस which can be completely described a system which can be completely described, a substance which can be completely described by a single constituent particle, by a single constituent particle, which could be an atom or a molecule or a formula unit, which could be an atom or a molecule or a formula unit, is termed a pure substance. क्लियर. अब जैसे कि हम वाटर की बात करें, वाटर के अंदर हम पूरे के पूरे वाटर को एक फॉर्मूला से डिफाइन कर देते हैं, H2O. सारे के सारे वही यूनिट्स हैं. तो H2O इज अ सिंगल यूनिट. वो यूनिट कितना ही कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो कितना ही सिंपल हो सकता है, बस बात सिर्फ इतनी, एक यूनिट होना चाहिए और उसका एक डेफिनेट वैल्यू होनी चाहिए, एक यूनिट. तो दैट बिकम्स अ प्योर सब्सटेंस. तो ये हमने डिफाइन कर दिया प्योर सब्सटेंस को. आई थिंक जैसे ही हमने प्योर सब्सटेंस को डिफाइन किया, वैसे ही मिक्सचर की डेफिनेशन भी आ गई. नाउ व्हाट वुड बी द मिक्सचर? आई थिंक यू कैन राइट इट. लिख लीजिए. अ सब्सटेंस which contains
A substance which contains, or a system which contains, at least two different constituent particles at least two different constituent particles is termed a mixture. At least two different constituent particles is termed a mixture. ठीक है, तो ये हमने बात की प्योर सब्सटेंस की और मिक्सचर्स की. चलिए प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स की बात करते हैं. लिख लीजिए डेफिनेशन एलिमेंट्स की. अ प्योर सब्सटेंस in which the constituent particles consist of identical atoms. That is, atoms with same atomic number only are termed elements. ठीक है, so that's what we have as the definition of elements. अब डेफिनेशन लिखते हैं कंपाउंड्स की. लिख लीजिए डेफिनेशन. The pure substances in which the constituent particle or unit consists of the constant particle or unit consists of at least two different kind of atoms, consist of at least two different kind of atoms, is termed
is termed a compound. Is termed a compound. ठीक है, तो ये कंपाउंड की बात आ गई. अब ये तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की बात हमने कर ली. अब चलिए होमोजेनस मिक्सचर की बात कर लेते हैं. लिख लीजिए. आई बिलीव इसकी डेफिनेशन तो काफी इजी सी है. होमोजेनस का हमने ऑलरेडी बता दिया है. लिख लीजिए. अ मिक्सचर a mixture which has only one phase a mixture which has only one phase is termed a homogeneous mixture. Is termed a homogeneous mixture. Full stop. Homogeneous mixture is also known as homogeneous mixture is also known as solution. ओके तो जब भी हम बोलते हैं सॉल्यूशन का मतलब होता है होमोजेनस मिक्सचर. ठीक है. अब लेट्स टॉक अबाउट अ वेरी सिंपल थिंग कॉल्ड हेटेरोजेनस मिक्सचर. क्वाइट ऑब्वियसली a mixture consisting of two or more phases is termed heterogeneous mixture. Two or more फेज मतलब कि जिस भी मिक्सचर में आपको कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं वो हेटेरोजेनस मिक्सचर है. टू और मोर फेज yes sir is termed heterogeneous mixture. ठीक है. colloids and suspensions are heterogeneous mixtures. तो कॉलॉइड्स की अगर कोई बात करता है चाहे उसमें फेसेस दिखाई नहीं दे रहे लेकिन आप उसके थ्रू भी नहीं देख पा रहे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोक रहा है. तो कॉलॉइड्स आर हेटेरोजेनस. सस्पेंशंस ऑब्वियसली उसमें पार्टिकल्स दिखाई दे जाते हैं तो हेटेरोजेनस है ही. तो कॉलॉइड्स एंड सस्पेंशंस आर हेटेरोजेनस. चलिए तो ये हमने हेटेरोजेनस मिक्सचर्स की बात कर ली. ये हमने होमोजेनस मिक्सचर्स हेटेरोजेनस मिक्सचर्स की बात कर ली. अब ये सारी की सारी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवा दी बता दी. अब आपसे एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं एंड दैट क्वेश्चन इज मैं आपको 4 सब्सटेंस दे रहा हूं.
आप मुझे बस ये बता दो इनमें से कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा होमोजेनस मिक्सचर है और कौन सा हेट्रोजेनस मिक्सचर है। एक इंपॉर्टेंट बात यह कि एलिमेंट कंपाउंड के साथ होमोजेनस हेट्रोजेनस मत लिखना, क्योंकि अगर प्योर सब्सटेंस आप लिख रहे हो वो तो होमोजेनस होता ही है। तो अगर आप होमोजेनस लिखोगे तो आई विल कंसीडर इट होमोजेनस मिक्सचर, अगर आप हेट्रोजेनस लिखोगे तो आई विल कंसीडर इट हेट्रोजेनस मिक्सचर। एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजेनस, हेट्रोजेनस। तो आपको जो मैं 4 नाम दे रहा हूं आप उनको क्लासिफाई कर दीजिए। क्लियर? पहला डाई ऑक्सीजन O2, दूसरा ओजोन O3, तीसरा डायमंड और चौथा ग्रेफाइट। तो आप मुझे यह बता दीजिए कि इनमें से कौन सा होमोजेनस है, कौन सा हेट्रोजेनस है, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है। बोलिए मत, लिख दीजिए। एंड माय सिंसियर सजेशन, एक दूसरे के आंसर्स मत देखिएगा, सीधा सीधा अब आप आंसर दे दीजिए। ओके, राइट आंसर्स। अर्णव, मैंने तुमसे कहा था कि दूसरे का आंसर देखे बिना आंसर देना, तुमने उसका आंसर देख के आंसर क्यों दिया? अपना आंसर दो। नहीं सर, नहीं सर, मैंने उसका आंसर कॉपी नहीं किया। तो तुमने ये क्यों बोला यस ऑल आर कंपाउंड? यस का क्या मतलब हुआ? नहीं मतलब मैं मतलब उसकी ये बात कि का तुमने एग्री उसको कर। उसको सपोर्ट किया ना। आई डेंट आस्क यू फॉर योर सपोर्ट, गिव योर आंसर। बाकी आंसर दे दो भाई। देयर आर 15 पीपल एंड आई हैव गॉट ओनली 3 आंसर्स। हाँ सर, हो गया सर। गुड। हर्ष, आपने ये बताना है कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा, एक सिर्फ एक वर्ड लिखने से काम नहीं चलेगा। एंड व्हाट अबाउट द अदर टू? सर ये कंपाउंड्स। बेटा बोलने के लिए नहीं कहा था, लिखने के लिए कहा था। अच्छा अच्छा। आर्यन बेटा एक आंसर लिख दो। सर मॉलिक्यूल को तो एलिमेंट नहीं मानेंगे ना? बेटा आप मुझे आंसर दो, मैंने आपको सारी डेफिनेशन दे दी है। मॉलिक्यूल एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है।
Okay, so I think everyone has given the answers. Okay. ओके चेतन तुमने ये तो बता दिया दो एलिमेंट है बाकी दो के बारे में नहीं बताया और ओके ओके हर्ष आपने थर्ड और फोर्थ के बारे में नहीं बताया आपने फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में बताया है आर्यन आपने O2 O3 के बारे में बताया बाकी दो के बारे में नहीं बताया चेतन आपने O2 सर O3 के बताया बारे में मैंने। बताया बाकी किसके लिए नहीं बताया सर मैंने बताया है। कहाँ बताया भाई चेतन शर्मा बता दिया सर। सर आर्यन आर्यन यस आर्यन सर आया तुम्हारा सर आर्यन का अरे सर रीड डायमंड केयरफुल और कहाँ है ग्रेफाइट सर डायमंड और ग्रेफाइट आर कंपाउंड और वो हाँ अदर टू एलिमेंट है बाद में लिखा है सर डीऑक्सीजन एंड ओजोन आर एलिमेंट। वेरी गुड सबने लिख दिया आंसर तो अब मैं आंसर बता दूं यस यस सर। आप सबका गलत है क्या क्या सर? बात, सबका गलत है मुबारक हो। धन्यवाद सर। क्योंकि सारे एलिमेंट है क्या सर? सारे एलिमेंट है चारों एलिमेंट है हाँ सर मैंने बोला था सर कहा बोला था तुमने एलिमेंटल फॉर्म। अच्छा अब सर तुम्हारा हमने आंसर दो बताऊं मैं बताया एलिमेंट। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर एलिमेंट हाँ भाई और बाकी बाकी एलिमेंटल फॉर्म में है। नहीं लिखा तुमने अच्छा तो बताया था ना ऐसे। नहीं बताया इनमें से कोई भी कंपाउंड नहीं है इनमें से कोई भी मिक्सचर नहीं है सारे के सारे एलिमेंट है क्योंकि तुमने डेफिनेशन ही नहीं देखी डाइऑक्सीजन O2 ओजोन O3 एक ही तरह का यूनिट है डायमंड इज मेड अप ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज मेड अप ऑफ कार्बन एक ही तरह का यूनिट है O2 में दो एटम्स है दोनों ऑक्सीजन के हैं यहां पे तीन एटम है तीनों ऑक्सीजन के हैं डेफिनेशन पढ़ो एलिमेंट की बेटा ये तो बचपन में कराया गया था ना विच ऑफ दीज आर एलिमेंट्स एंड विच ऑफ दीज आर कंपाउंड्स अगर आप 11th क्लास में आने के बाद ये ना बता पाओ कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कौन कौन से कंपाउंड है तो ठीक है ठीक है उज्जैन में क्या है देखने लायक घंटे की बात करिए बस ओके समझ आ गई बात तो दिस इज व्हाट वी हैव एज एलिमेंट्स कंपाउंड्स होमोजेनस मिक्सचर हेटेरोजेनस मिक्सचर ठीक है तो ये हमने बात की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितनी तरह के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसकी हमने बात की अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लेकिन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की बात करने से पहले लेट अस टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड अ मोल and this becomes the most dreaded part very important part not a सर difficult dreaded का one मतलब क्या होता है? dreaded का मतलब कि लोग कहते हैं कि अब यार ये तो अब होना ही है जिसे कहते हैं ना कि डर होता है जिस चीज का ये तो अब आएगा अब आएगा अब आएगा वो वाला बात उसे कहते हैं dreaded ठीक है मूल कॉन्सेप्ट dreaded है। हाँ क्योंकि Okay, sir. देखो जो चीज समझ में नहीं आती मतलब कि जिस चीज में गलती होती ही होती है या कुछ पता ही नहीं चलता क्या हुआ वो मोल कंसेप्ट है
और जो चीज समझ में आने के बाद भी आंसर नहीं निकलते वो इक्विलिब्रियम है दोनों ही फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट, और इनफैक्ट आई वुड से वेरी बेसिक केमिस्ट्री के पार्ट। तो चलिए मोल कंसेप्ट की बात करते हैं, वी आर गोइंग टू डू इट वेरी इजीली, है कुछ नहीं ज्यादा लंबा। दिक्कत क्या होती है, वही बात है, तुम्हारी दिक्कत क्या है, 9th 8th 7th में पढ़ाई की नहीं है, यूनिटरी मेथड आता नहीं है, और मोल कंसेप्ट इसलिए फ्लाई पास्ट हो जाता है। तो मोल कंसेप्ट इज ऑल अबाउट यूनिटरी मेथड एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। चलिए मोल कंसेप्ट की सीधी सीधी बात करते हैं। सबसे पहली चीज ये है सीधी सीधी बात यह है कि अगर हम बात करें मोल की, तो मोल की हमें जरूरत क्यों पड़ी। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड द वर्ड मोल। सबसे पहली चीज, द कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एक्सट्रीमली स्मॉल। बहुत छोटे होने की वजह से हम कभी भी कांस्टेंट पार्टिकल से इंडिविजुअली डील नहीं कर सकते, तो हम हमेशा एक ह्यूज कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल की बात करते हैं। Now this huge collection of the constituent particle was termed a mole. मोल का मतलब ही होता है एक स्टैक या फिर ढेर, एक बड़ा सा ढेर बना लो उसको ही मोल कहते हैं। तो दैट्स अ वर्ड मीनिंग स्टैक। तो इसलिए उन्होंने मोल वर्ड की बात की, मोल की बात की। अब सुनो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात, क्या मुझे कोई बता सकता है, अच्छा ये तो हमें सबको पता है कि मोल इज अ यूनिट, तो मोल इज अ unit of what? Mole is one of the 7 fundamental units. तो मोल किस चीज का यूनिट है? अमाउंट फटाफट सर। लिख दो। ठीक है, अमाउंट। किसी को और पता, और किसी को कुछ कहना है? मोल इज अ यूनिट ऑफ ओके। अच्छा, कैन एनीबडी गिव मी द डिफरेंस बिटवीन amount and mass? Can anybody give me the difference between amount and mass? सर अमाउंट नंबर को स्पेसिफाई करता है, मास नहीं। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं मोल इज अ यूनिट ऑफ नंबर। नंबर एग्जैक्टली नहीं कह सकते। बेटा तो फिर अमाउंट ने की जगह हम क्वांटिटी नहीं बोलते, तो मास भी तो क्वांटिटी स्पेसिफाई करता है। चलो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सर जो अमाउंट होता है वो, हाँ जो अमाउंट होता है वो, सर जो अमाउंट होता है वो क्वांटिटी को स्पेसिफाई करता है कि मतलब कितनी क्वांटिटी और मास है क्वांटिटी को उसमें, स्पेसिफाई नहीं और करता। जो रुक जाओ, चलो मेरे को एक्सप्लेन करने दो। नहीं, लेट्स मास एक्सप्लेन। क्वांटिटी को स्पेसिफाई करता है। चलो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड मास। ठीक है, हमेशा मैं एक ही एग्जांपल लेता हूं, वही एग्जांपल फिर से ले रहा हूं, एंड दैट एग्जांपल इज, लेट अस से यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, चॉकलेट्स इन योर क्लास। किसी भी रीजन की वजह से, तुम्हारा बर्थडे है या कोई भी रीजन हो सकता है, तो हम कहते हैं कि आपने चॉकलेट क्लास में बांटनी है। आपके पास ऑप्शन है, आप 5 स्टार बांट सकते हो, आप पर्क बांट सकते हो। ठीक है,
दोनों की कॉस्ट इज 100 रुपीज फॉर 700 ग्राम्स, दोनों की कॉस्ट। ठीक है। 5 स्टार का एक बार, यानी कि जो एक 5 स्टार चॉकलेट है, दैट इज 35 ग्राम्स। 5 स्टार की एक बार 35 ग्राम्स की है। ठीक है। और पर्क की एक बार 25 ग्राम्स की है। तो अगर हम 700 ग्राम्स 5 स्टार लेते हैं और 700 ग्राम्स पर्क लेते हैं, तो दोनों में 100 रुपीज हमारे खर्च होते हैं और दोनों का मास सेम आता है। लेकिन 700 ग्राम पर्क में आई एम गोइंग टू गेट 28 पर्क, और 700 ग्राम 5 स्टार में आई एम गोइंग टू गेट 25 स्टार। तो अब आपने दोनों में सेम अमाउंट खर्च किया, दोनों का सेम मास लिया, लेकिन आपको 20 5 स्टार मिली और 25 पर्क मिली। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर पर्क लेके जाएंगे तो 25 स्टूडेंट्स को हमने निपटा दिया और यहां पे 20 निपटेंगे। तो आप कहते हो ये तो बढ़िया बात है, आई एम गोइंग टू टेक पर्क। तो पर्क में अमाउंट ज्यादा है। तो अमाउंट इज नॉट अबाउट कितना मास है, अमाउंट इज अबाउट हाउ मच यू आर एबल टू सेटिस्फाई। इज दैट क्लियर? अब एक और इसमें खेल है। इसमें खेल यह है कि लड़स से आपने पर्क खरीदी और पर्क लेकर आप क्लास में गए और क्लास के स्टूडेंट ने कहा, अबे तू पर्क लेकर आए हो, नाउ हम एक नहीं हम दो दो पर्क्स लेंगे। सडनली इस पर्क का अमाउंट 28 से 14 हो गया। मास अभी भी उतना है, नंबर अभी भी उतना है, लेकिन अमाउंट कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि अब पर्क का कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल में दो पर्क आ गए। अब तुम सोचोगे यार 5 स्टार ले जाते तो ज्यादा अच्छा था, क्योंकि 5 स्टार एक एक लेंगे, पर्क दो दो ले ली। तो अब आप देख सकते हो, फॉर द सेम मास द अमाउंट चेंजेस। In fact, for the same number also, the amount is going to change depending on the constituent particle in the system. तो जब हम amount की बात करते हैं तो amount ये करता है कि how much work it is able to do, how much purpose it is able to solve. जो ज्यादा पर्पस सॉल्व कर देता है उसका अमाउंट ज्यादा है, जो कम पर्पस सॉल्व करता है उसका अमाउंट कम है। तो दैट इज हाउ द अमाउंट इज डिफरेंट फ्रॉम मास। दो सब्सटेंस का सेम मास होगा फिर भी उनका अमाउंट डिफरेंट हो जाता है। दो सब्सटेंसेस सेम नंबर है फिर भी अमाउंट डिफरेंट हो सकता है। इज इट क्लियर? नाउ तो इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि अमाउंट डिफाइन करने से पहले आपको यह क्लियर करना पड़ेगा कि आप किस चीज को एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ले रहे हो। जब तक आप वो डिफाइन नहीं करोगे तब तक अमाउंट डिफाइन नहीं हो सकता। अब जरा हम इस मोल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिख लीजिए मोल की डेफिनेशन। मोल is the amount of the substance. Mole is the amount of the substance which contains
the same number which contains the same number of constituent particles. Mole is the amount of substance which contains the same number of constituent particles as the number of atoms in 12 grams, as the number of atoms in 12 grams of carbon 12 isotope. Carbon 12 isotope. ठीक है. By number, 1 mole consists of 6.022 into 10 raised to power 23 particles. So that is a mole. तो इतने पार्टिकल्स एक मोल में होते हैं. Now, having talked about what is the number of particles in a mole, एक बहुत सीधी ऑब्वियस बात है कि इतने पार्टिकल्स कभी भी काउंट नहीं किए जा सकते. तो मोल को मोस्ट ऑफन नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन कभी भी इस नंबर को मेजर नहीं करा जाता. नहीं बेटा, मैंने पार्टिकल्स बोला है, एटम्स नहीं बोला. Particles का मतलब है, it could be atoms, it could be molecules, it could be formula units, it could be ions, it could be electrons, protons, neutrons, photons, कुछ भी हो सकता है. Before you define the mole, आपको constituent particle define करना पड़ेगा. Is it clear? बिना constituent particle define किए mole define नहीं हो सकता. So that's what we have as the constituent particles. That's what we have as the mole. अब हमने बोल दिया what exactly would be the constituent particles. ठीक है, अब बात करते हैं. देखो, मोल को कभी भी जब डिफाइन किया जाता है या मोल को जब मेजर करने की बारी आती है तो काउंट नहीं किया जा सकता है. बहुत बड़ा नंबर है, काउंटिंग पॉसिबल ही नहीं है. तो हम हमेशा मोल को दूसरे तरीके से मेजर करते हैं. अब देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है. लेट अस से हमारे पास 10 रुपी कॉइन है. नो 10 रुपी कॉइन का जो मास है वो है 10 ग्राम्स. ठीक है. अब एक व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे कहता है कि आई नीड 1 मिलियन 10 रुपी कॉइन्स. अब अगर आपको कहा जाए कि यू हैव टू गेट 1 मिलियन 10 रुपी कॉइन्स, तो ये बड़ा टेढ़ा सा काम हो जाएगा. 1 मिलियन कॉइन काउंट करना बहुत मुश्किल है. अगर मैनुअली काउंट करोगे तो शायद 1 महीना लग जाएगा. तो आप एक ट्रिक निकालते हो. आप कहते हो एक कॉइन का वेट 10 ग्राम है, तो 1 मिलियन कॉइन का वेट 1 मिलियन
coins will weigh 10 million grams. 10 million का मतलब हो गया 10,000 grams. Okay. Or simply speaking, it becomes 10,000 kilogram. Or simply speaking, it becomes 10 tons. ठीक है? ये जो सामने लिखा हुआ है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? So 1 million rupees 10 coins weigh 10 tons. Clear? इसमें किसी को कुछ भी पूछना है? ये जो कैलकुलेशन सामने की है, मैं अब स्टेटमेंट दे रहा हूं, ध्यान से देख लेना. द मास ऑफ 1 million coins in tons is numerically the same as mass of 1 coin in grams. हाँ भाई, इस स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत? अर्नब, इज इट क्लियर? यस सर. पक्का? सर वो समझ में नहीं आया कि 10 मिलीग्राम मतलब वो कैसा है सर? बेटा 10 मिलियन ग्राम्स को मैंने नंबर्स में लिख दिया ना. मिलियन का मतलब तो पता है ना, 1000 होता है. यस सर. तो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, हाँ. और 1 टन में 1000 किलोग्राम होता है. यस सर. तो कोई दिक्कत? ओके सर. हाँ भाई. चेतन ठीक है? यस सर. किसी और को कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की इस वाली एप्लीकेशन में? सर मेरे को वो एक्चुअली समझ में नहीं आया कि 1 मिलियन कॉइन्स का वेट है वो 10 मिलियन ग्राम्स कैसे मतलब. नहीं मतलब अबे एक कॉइन का मास 10 ग्राम है. एक कॉइन का मास 10 ग्राम है, तो 1 मिलियन कॉइन का मास कितना होगा? सर आप थोड़ा न्यूमेरिकली सॉल्व करके दिखा दीजिए. सामने न्यूमेरिकली तो सॉल्व करके दिखाया है. और थोड़ा प्रॉपर वे में. I have absolute sympathy with Jigyanshu sir. Absolute sympathy. No confusions. That's what I मिलीग्राम में said. निकालो इसके लिए. अच्छा एक बार बता अर्नब, यस सर. तेरा वेट कितना है? मेरा हम्म. बहुत दिन से क्या? मेजर नहीं किया सर. जब किया था क्या तब पूछ कितना लिया सर था? आपने? जब किया था तब कितना था? लास्ट तो 87 केजी था. चल 87 ठीक है, 85. चल ठीक है, हम 80 लगा देते हैं. ठीक है, 80 लगा Sir. लेते हैं. ओके. अच्छा 10 अर्नब का वेट कितना होगा? 800 केजीज. ओके. 1 मिलियन अर्नब का वेट कितना होगा?
1 मिलियन का, एक मिनट, 80 मिलियन केजीज, अरे वाह, एक कॉइन का वेट कितना है? 10 ग्राम्स, 1 मिलियन कॉइन का कितना होगा? एक मिनट सर, ओ ओके सर, समझ गया, हाँ भाई, ठीक है। यस सर, समझ गया। एंड 10 मिलियन ग्राम्स इज 10 टन्स। वो तो समझ में आ गया था, वो ओके ग्राम बेटा, से हाँ हाँ केजी हाँ, में। अब ये स्टेटमेंट समझ में आ गई सामने, यस सर। ठीक है। ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि 12U कार्बन का एक एटम का वेट है और 12 ग्राम उसके एक मोल का वेट है, ठीक है। तो अब ये समझो कि हमने सर ये स्टेटमेंट को वापस रिपीट करिए तो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मोल? Amount of the substance which contains the same number of constituent particles as the number of atoms in 12 grams of इन हाउ मच? in 12 grams of C12 isotope. हाँ, तो 12 ग्राम्स ऑफ C12 आइसोटोप इज 1 मोल ऑफ इट। Sir, ओके, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? कितना 12 होता है। 12। तो दोनों में कोई सिमिलैरिटी दिख रही है तुम्हें? 1 मोल कार्बन एक के मोल मास का, में और 1 एटम ऑफ हाँ कार्बन के मास में हाँ डिफरेंस दिख रहा है। डिफरेंस है, सिमिलैरिटी? नहीं कार्बन के एक एटम का मास कितना है? सर, एक एटम का, एक मिनट सर, कार्बन सर, के 12 एक एटम का मास क्या है? 12U। यस सर, और कार्बन के एक मोल का मास कितना है? 12 ग्राम्स। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलरिटी तो नहीं दिख रहा। अबे दोनों 12 है। अच्छा ये हाँ 12 है। ये भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि दोनों में सिमिलैरिटी है कि दोनों 12 है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? वो C12U जो है वो एक एटम का है और 12 ग्राम जो है वो एक मोल का इन है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक यू में एक ग्राम में है। हाँ यू की वैल्यू कम है ग्राम से। अबे डिफरेंस ये, एक यू है एक ग्राम है, दोनों के यूनिट्स में फर्क है। नहीं वैल्यू में भी तो डिफरेंस होगा ना अबे सर। दोनों के यूनिट्स में डिफरेंस है। अब यहाँ पे 10 ग्राम और 10 टन्स में यूनिट का डिफरेंस नहीं है। हाँ वो तो है। और सिमिलैरिटी क्या है? दोनों 10 10 है। है। हाँ तो दीज टू आर न्यूमेरिकली द सेम बट यूनिट यूनिट में, वाइज डिफरेंट। हाँ इसी तरीके से दीज टू आर न्यूमेरिकली द सेम बट यूनिट वाइज डिफरेंट। यस सर, ठीक है, यस सर। यही इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हमारे पास है 1 मोल एलिमेंट, कोई सा भी एलिमेंट, ठीक है, और 1 मोल एलिमेंट नहीं बल्कि हमें लिखना चाहिए 1 मोल एटम्स, ठीक है। तो 1 मोल एटम्स would mean 6.022 into 10 raised to power 23 atoms, ठीक है। अब 6.022 into 10 raised to power 23 atoms की बात करें तो this is going to be the mass, it is going to be the mass of element। अगर हम एटम की बात कर रहे हैं तो हमें एलिमेंट की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि एक एलिमेंट में ही सारे एटम्स आइडेंटिकल होंगे। द मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स, न्यूमेरिकली द सेम एज इट्स एटॉमिक मास इन यू।
ठीक है। अर्णब, ऑक्सीजन एटम का मास है 16U, तो 1 मोल Yes, sir. ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? 16 grams. परफेक्ट। किसी को कोई दिक्कत? मतलब सर वो 12U जो है वो एक कार्बन एटम का मास है जी बिल्कुल। और 12 ग्राम जो है वो एक मोल कार्बन का मास है। 1 मोल कार्बन एटम का मास है। हाँ कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है। तो दैट इज Yes, व्हाट sir, वी समझ हैव एज 1 मोल एटम्स का मास। ठीक है। अब इसी तरीके से हम 1 मोल मॉलिक्यूल के मास की बात कर सकते हैं। लिख दो। It is 6.022 into 10 raised to power 23 molecules. ठीक है। तो हमारे पास है 1 मोल मॉलिक्यूल, दैट इज 6.022 into 10 to the power 23 molecules. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं वो एलिमेंट का भी हो सकता है, वो कंपाउंड का भी हो सकता है, बट हम एक तरह के मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्योर सब्सटेंस. तो इट इज गोइंग टू बी द मास ऑफ अ pure substance. Now, pure substance could be element, could be a compound. Mass of a pure substance in grams. Numerically, the same as its molecular mass in U. कोई दिक्कत? तो बताओ 1 मोल वाटर का मास ग्राम में कितना होगा? अर्णब, 18 सर। अर्णब हो ना? 18 grams सर। गुड, 18 ग्राम्स, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18U होता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब हमने 1 मोल मॉलिक्यूल की बात की, तो क्या हम 1 मोल फॉर्मूला यूनिट की बात कर सकते हैं? अच्छा, जब हम 1 मोल फॉर्मूला यूनिट की बात करते हैं, ध्यान रखना कि फॉर्मूला यूनिट सिर्फ एक कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है, एलिमेंट के लिए नहीं। तो यहां पे मास ऑफ अ प्योर सब्सटेंस की जगह कंपाउंड आ जाएगा। ठीक है, और मॉलिक्यूलर की जगह फॉर्मूला यूनिट आ जाएगा। तो आई बिलीव आप लिख सकते हो इसकी डेफिनेशन। 1 मोल फॉर्मूला यूनिट वुड बी, बेटा फॉर्मूला यूनिट एलिमेंट के लिए कभी नहीं लिया जाता, वो हमेशा कंपाउंड के लिए ही लिया जाता है, क्योंकि एलिमेंट के लिए अगर हम मॉलिक्यूल डिफाइन नहीं कर सकते तो हम उसके लिए एटम ले लेंगे। ओके सर। एलिमेंट के लिए हम फॉर्मूला यूनिट की बात नहीं करते। तो 1 मोल फॉर्मूला यूनिट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 6.022 into 10 to the power 23 फॉर्मूला यूनिट्स, which is the mass of a compound in grams, numerically the same as its formula unit mass in U. लिख लो जल्दी से। ठीक है, और आज की क्लास यहीं तक।